आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट यानी कंसीडरेशन का पूरा सच समझेंगे। सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने तक हर जगह एक समझौता होता है। पर क्या हर वादा एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? अगर आपका दोस्त आपको डिनर पर बुलाने का वादा करके नहीं आता, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? नहीं। तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक आम वादे को कानूनी तौर पर लागू करने लायक कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और उस जवाब का दिल है कंसीडरेशन। इसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा या जीवन रेखा कहा जा सकता है। इसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट महज एक खोखला वादा है। तो चलिए कंसीडरेशन के इस रहस्य को सुलझाते हैं हमारे टॉप 10 पॉइंट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कंसीडरेशन की परिभाषा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D कंसीडरेशन को परिभाषित करता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है बदले में कुछ या समथिंग इन रिटर्न। यह वो कीमत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के वादे के बदले में चुकाती है। यह कंसीडरेशन कोई काम करने, एक्ट, किसी काम से दूर रहने, एब्स्टिनेंस, या भविष्य में कुछ करने या न करने का वादा, प्रॉमिस, हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह सब कुछ वचनदाता यानी प्रॉमिसोर की इच्छा पर होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से किसी की मदद करते हैं, जैसे किसी को आग से बचाते हैं, तो यह एक स्वैच्छिक कार्य है। इसके लिए बाद में किया गया इनाम का वादा कानूनी तौर पर कंसीडरेशन नहीं बनता और लागू नहीं कराया जा सकता। नंबर 9, वैलिड कंसीडरेशन के आवश्यक तत्व। एक कंसीडरेशन को कानूनी रूप से वैध होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, यह प्रॉमिसर की इच्छा पर होना चाहिए। दूसरा, यह प्रॉमिसी या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। तीसरा, यह पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी भूत, वर्तमान या भविष्य किसी भी काल का हो सकता है। चौथा, यह वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक या भ्रामक नहीं। जैसे मैं तुम्हें तारे तोड़ ढहकर ला दूंगा, यह कोई वैध कंसीडरेशन नहीं है। और पांचवां, यह गैर कानूनी, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नंबर 8, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 3 तरह का हो सकता है। पहला है एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट कंसीडरेशन, जहां वादे के बदले काम तुरंत हो जाता है। जैसे आप दुकान पर पैसे देते हैं और तुरंत किताब ले लेते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर कंसीडरेशन, जहां दोनों पक्ष भविष्य में अपने अपने वादे पूरे करने का इकरार करते हैं। जैसे एक बिल्डर भविष्य में घर बनाने का और आप किश्तों में भुगतान करने का वादा करते हैं। तीसरा और सबसे दिलचस्प है पास्ट कंसीडरेशन। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन को मान्यता नहीं है, लेकिन भारतीय कानून में यह वैध है अगर वह काम प्रॉमिसर की इच्छा पर किया गया हो। मान लीजिए ए ने बी से उसकी खोई हुई घड़ी ढूंढने को कहा। बी ने घड़ी ढूंढ दी। इसके बाद ए ने बी को 1000 रुपए देने का वादा किया। यहां घड़ी ढूंढने का काम पहले ही हो चुका है, लेकिन चूंकि यह ए की इच्छा पर हुआ था, इसलिए ए का बाद में किया गया वादा एक वैध कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 7, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। यह नियम कंसीडरेशन की नींव है। कोई भी काम या सेवा कंसीडरेशन तभी मानी जाएगी जब वह प्रॉमिसर के कहने पर की गई हो। इसका क्लासिक उदाहरण है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का केस। इसमें कलेक्टर के आदेश पर एक मार्केट बनाया गया। बाद में उस मार्केट के दुकानदारों ने मार्केट बनाने वाले को कमीशन देने का वादा किया। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फैसला दिया कि मार्केट दुकानदारों की इच्छा पर नहीं, बल्कि कलेक्टर की इच्छा पर बना था। इसीलिए दुकानदारों का वादा बिना कंसीडरेशन के था और लागू नहीं किया जा सकता। नंबर 6, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाम प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि केवल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां ही एक दूसरे पर मुकदमा कर सकती हैं। कोई अजनबी या तीसरा व्यक्ति, जिसे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन भारत में प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन का नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से आए, यह जरूरी नहीं, यह किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से भी आ सकता है।
इसे चिन्नया बनाम रमैया केस से समझते हैं। एक मां ने अपनी बेटी को कुछ संपत्ति इस शर्त पर दी कि बेटी अपनी मौसी को सालाना कुछ रकम देगी। बेटी ने वादा किया पर बाद में मुकर गई। मौसी ने केस किया। बेटी ने दलील दी कि मौसी की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन आया ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन मां की तरफ से आया था, जो कि एक तीसरा पक्ष थी, और भारतीय कानून में यह पूरी तरह से वैध है, इसलिए मौसी केस जीत गई। नंबर 5, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन का पर्याप्त होना। कानून यह कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, पर उसका पर्याप्त या बराबर होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी 10 लाख की कार किसी को 1 लाख में बेचने के लिए राजी हो जाते हैं तो यह एक वैध कॉन्ट्रैक्ट है। अदालत यह नहीं देखेगी कि आपको अच्छा सौदा मिला या नहीं, लेकिन अगर कंसिडरेशन बहुत ही कम है तो अदालत यह जांच कर सकती है कि आपकी सहमति स्वतंत्र थी या नहीं। सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अत्यल्प कीमत धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव का सबूत हो सकती है। नंबर 4, नियम का अपवाद, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यह एक सुनहरा नियम है कि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन सेक्शन 25 में इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। पहला, अगर कोई वादा लिखित और रजिस्टर्ड है और निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में किया गया है तो वह बिना कंसिडरेशन के भी वैध है। दूसरा, अगर किसी ने स्वेच्छा से आपके लिए कुछ किया है और आप बाद में उसे मुआवजा देने का वादा करते हैं तो यह वादा भी वैध है। तीसरा, समय बाधित आरण, यानी टाइम बार्ड डेट को चुकाने का लिखित वादा भी बिना नए कंसिडरेशन के लागू होता है। इनके अलावा एजेंसी, पूर्णदान और बेलमेंट में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का कानूनी रूप से वैध होना जरूरी है। सेक्शन 23 बताता है कि कब कंसिडरेशन या उद्देश्य अवैध माना जाता है, जैसे अगर वह कानून द्वारा निषिद्ध हो, जैसे ड्रग्स बेचने का समझौता, अगर वह किसी कानून के प्रावधानों को विफल करने वाला हो, अगर वह कपटपूर्ण हो, अगर उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो, या अगर अदालत उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध मानती हो, जैसे किसी को अपराध करने के लिए पैसे देना। इन सभी मामलों में समझौता शून्य यानी वॉइड होता है। नंबर 2, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में अंतर। चलिए जल्दी से दोनों कानूनों के बीच मुख्य अंतर को दोहराते हैं। पहला, इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैध नहीं है, जबकि इंडियन लॉ में यह वैध है अगर प्रोमिसर की इच्छा पर किया गया हो। दूसरा, इंग्लिश लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का सख्त नियम है, यानी कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी से ही आना चाहिए, वहीं इंडियन लॉ उदार है। सेक्शन 2D में लिखे शब्द द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन यह साफ करते हैं कि कंसिडरेशन किसी तीसरे व्यक्ति से भी आ सकता है। और अब नंबर 1, सुनहरा नियम। हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह सुनहरा नियम, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यह लैटिन कहावत एक्स नूडो पक्टो नॉन ओरिटोर एक्टियो पर आधारित है, जिसका अर्थ है एक नग्न वादे से कोई कार्रवाई उत्पन्न नहीं होती। कंसिडरेशन ही एक वादे को गंभीरता देता है और उसे एक सौदे में बदलता है। यह दिखाता है कि पार्टियां कानूनी संबंध बनाने का इरादा रखती है, न कि सिर्फ एक तोहफा दे रही हैं। हमेशा इस नियम को याद रखें, लेकिन साथ ही सेक्शन 25 में दिए गए इसके अपवादों को भी ध्यान में रखें। तो दोस्तों, यह थी कंसिडरेशन की पूरी कहानी। इसकी सही समझ आपको न केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर और सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट्स करने में भी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल वीवाक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद।